आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एनटीपीसी भी लिखा गया है। पिछली बार जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है CEN 01/2019, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिखा गया है। और ये जो पेपर लिया गया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर में, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 6/4/2021 का पेपर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। चलिए पहला प्रश्न पढ़िएगा कि यूराल पर्वतमाला खाली स्थान दिया गया है और फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है को अलग करती है, यानी कि यूराल पर्वतमाला जो है यह किसको किसको अलग करती है, ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा फ्रेंड्स, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक रहता था, सही आंसर पर टिक लगा रहता था, तो वो मैंने हटा दिया है ताकि आपको सुविधा हो और आपको लगे कि सच में आप एग्जाम वाले पेपर दे रहे हैं, और खुद से प्रयास करिए इनको सॉल्व करने का। चलिए बताइएगा कि यूराल पर्वतमाला जो है यह किसको और किसको अलग करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूराल पर्वतमाला जो है यह एशिया और यूरोप को अलग करती है। ध्यान से सुनिएगा, एक यूराल है और एक काकेसस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूराल और काकेसस। ध्यान से सुनिए, 2-3 प्रश्न कवर होंगे। यूराल और काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। तो ये दोनों पर्वतमाला याद रखिएगा, एक तो यहाँ पर यूराल हो गया और दूसरा काकेसस। ये जो है एशिया और यूरोप को पृथक करते हैं। और देखिए यूरोप जो है, यूरोप ध्यान दीजिएगा, यूरोप जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, यूरोप जो है यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ये चीज भी आप जानते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपका कवर करा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक यानी कि डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है, बताइए। आज के संदर्भ में भी यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अपने 100वें इंटरनेशनल टेस्ट मैच में दोहरा शतक डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है। अच्छा, सबसे पहले जान लीजिए कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है। टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाला जो पहले खिलाड़ी हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है विली मर्डोक। यहाँ मैं लिखता हूँ, इनका नाम क्या है, इनका नाम है विली मर्डोक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं विली मर्डोक। और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। अच्छा, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, ये चीज आप जानते हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा गया अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम, तो ये इंग्लैंड के जो रूट हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ये इंग्लैंड के जो रूट है। तो यहाँ से भी मैंने आपके 2-3 प्रश्न कवर करा दिए हैं। चलिए इसी प्रकार मैं डिटेल में आपको बताते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि और आपको स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, अब आपको और भी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए प्रश्न पढ़िएगा कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अच्छा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर। अच्छा, ये जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व है इसका जो है जिक्र किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा ये अनुच्छेद 51 में है। किसमें है, अनुच्छेद 51 में है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। 51 आपका हो गया जो कि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपसे अनुच्छेद 40 पूछा जाए तो अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है ये आपको पता होगा ऑलरेडी, ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 50 इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है इसमें। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखें आप। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमारा यह 9वां क्लास है, 9th सेशन है। इससे पहले 8 सेशन मैंने कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स ये लिखा है अश्वघोष ने। बुद्ध चरितम को लिखा है अश्वघोष ने। अश्वघोष जो थे ये जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसी के ये राज कवि थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर देखिए नागार्जुन भी दिया गया, नागार्जुन का भी नाम याद रखिएगा। नागार्जुन जो थे ना, इन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा है। क्या लिखा है, माध्यमिक सूत्र। यहाँ मैं लिखता हूँ, इन्होंने लिखा है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र। और इसी पुस्तक में जो है, इसी माध्यमिक सूत्र में जो है नागार्जुन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक हर्षचरित है, हर्षचरित को लिखा है वान भट्ट ने। वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, पहले ही खाली स्थान दे दिया गया है, को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा कर जो है उसके बारे में पूछा गया कि कौन सा कर जो है उसको किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है, और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो ये कौन सा टैक्स है, कौन सा कर है, तो फ्रेंड्स ये कर कौन सा है, तो ये आपका प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, जिसको किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। ठीक है ना। अच्छा, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण भी जरा याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है आयकर,
निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। आय कर, निगम कर, संपत्ति कर और उपहार कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार, ठीक है ना, यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है, बताइए आंसर इसका क्या होगा। आंसर कमेंट करते चलिए फ्रेंड्स, सच में आपका रिवीजन होगा इससे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है पीसी महालनोबिस को, ठीक है ना। अच्छा, जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना था, आपको याद होगा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है ना। और जो पहला पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इनमें से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, ये पहले जान लीजिए। तो देखिए इसमें से अगर बात करें रेबीज, हैजा, टिटेनस, उसके बाद याद रखिएगा एड्स, हेपेटाइटिस, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। उसके बाद रेबीज तो हो ही गया, हैजा भी हो गया, यहाँ पर टिटेनस भी हो गया। उसके बाद मेनिंजाइटिस, ठीक है ना, मेनिंजाइटिस, ल्यूकेमिया जिसको कि रक्त कैंसर कहा जाता है, ठीक है, एंसेफेलाइटिस, ये सारे जो रोग हैं इनसे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। और जो मधुमेह है ना, मधुमेह, इससे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। जो मैंने आपको डिजीज के नाम बताए हैं उनसे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते, जैसे कि रेबीज, हैजा, टिटेनस, एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, ठीक है ना, रक्त कैंसर यानी कि तीव्र ल्यूकेमिया, उसके बाद मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस, ठीक है, ये याद रखिएगा, इनसे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो ये मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी पीडीएफ सेंड किया हुआ है, ठीक है ना, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का, वहां पर जाइए आप, टेलीग्राम पर मैंने सेंड किया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए सक्सेस केंद्र क्विज के नाम से, ठीक है ना, सक्सेस केंद्र क्विज ही आप सर्च कर लीजिएगा। और वहां पर मैंने एनटीपीसी का कई फेज में पिछले बार पेपर हुआ था, तो मैंने एक फेज का पेपर वहां पर कंप्लीट सेंड कर दिया है, 10 से ज्यादा शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्तूप में निर्मित छज्जे, यानी कि जो स्तूप होता था बौद्ध धर्म से संबंधित, तो उस स्तूप में निर्मित छज्जे यानी कि बालकनी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको हर्मिका कहा जाता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है। किसका विलय कर दिया गया है, किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए इस योजना में यानी कि जो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य संरक्षण मिशन है, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना इनको सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यहाँ पर देखिए वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना दिया गया है, अंग्रेजी में भी इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान स्कीम, ठीक है ना, स्कीम। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि जोंक जो होता है लीच, यहाँ पर किस संघ से संबंधित है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये प्रश्न कई बार रेलवे में पूछा गया है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है ये ऑर्थोपोडा है। कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ऑर्थोपोडा है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, ठीक है। अच्छा ऑर्थोपोडा में कौन कौन से जीव आते हैं, तो ऑर्थोपोडा में आपको पता है मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, झींगा, ये सब आते हैं, ठीक है। और जोंक जो होता है ये आता है एनेलिडा संघ में। जोंक और केंचुआ ये एनेलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, जोंक और केंचुआ याद रखिएगा। अच्छा एक मोलास्का, यहाँ पर आप मोलास्का देख रहे हैं, मोलास्का में आपको पता है सीप, घोंघा, ऑक्टोपस मोलास्का में आता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ पर एनेलिडा हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है, बताइए। तो देखिए दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ी की चोटी का नाम डोडा बेटा है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ये डोडा बेटा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा डोडा बेटा। और दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेगा तो ये अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ साथ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये जो मसाई जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाई जो है, मसाई जनजाति ये दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया में निवास करते हैं, यानी कि ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा ये जो मसाई जनजाति जो है ना, इन जनजाति लोगों की जो झोपड़ी बनी होती है उसको कराल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कराल कहा जाता है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब किया था, बताइए। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न मैं आपका कवर करवाऊंगा। देखिए दादा भाई नौरोजी ने जो स्वराज का लक्ष्य था इसकी घोषणा किया था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1885 में जो आपको पता है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। कहाँ पर हुआ था, बंबई में हुआ था, बंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। अच्छा फ्रेंड्स देखिए 1886 में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा फिर 1887 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था किसने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये पहले मुस्लिम थे जो अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बदरुद्दीन तैयब जी। फिर 1888 में देखिएगा इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था, जॉर्ज यूल ने किया था, जो कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष था, आपने पढ़ा भी होगा जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूल ने, ठीक है। और यहाँ पर 1889 में बंबई में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने किया था,
ठीक है। चलिए यहाँ 1886 वाला मैंने बता दिया, कलकत्ता दूसरा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए इनमें से कौन सी, आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कि इसरो कहा जाता है, ठीक है ना, और ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES ने मार्च 2019 में बेंगलुरु में एक अनुबंध हस्ताक्षर किया था। देखिए उस समय का ये पुराना करंट अफेयर, रेलवे में करंट अफेयर ज़्यादा पुराना पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा सबसे पहले यहाँ से तो दो बातें आपको याद होगी कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसका नाम इसरो है और फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जो स्पेस एजेंसी, इसका नाम CNES है, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर स्पेस बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम JAXA है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है, तो इसकी स्पेस एजेंसी जो है इसका नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में सुपाराको, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, अभी फिर से बता देता हूँ, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अधात्विक पूछा गया है, ठीक है ना। कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है, तो एकमात्र अधात्विक पदार्थ जो है ये ब्रोमीन है। अगर यहाँ धात्विक पदार्थ पूछता, अगर यहाँ पर धात्विक पदार्थ पूछता तो ये आपका हो जाता पारा, मरकरी, ठीक है ना, मरकरी धातु होता है, लेकिन यहाँ अधात्विक पूछा है इसलिए ब्रोमीन आंसर होगा। पारा और ब्रोमीन ये आपके दो ऐसे तत्व हैं जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से पारा धातु हो गया, धात्विक हो गया, और अधात्विक चूंकि पूछा गया तो ब्रोमीन राइट आंसर इसका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया कि डिब्रू, यहाँ पर देखिए डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है। चलिए तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, डिब्रू सैखोवा, ये असम में है। अच्छा असम में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि याद रखिएगा, एक तो खुद डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद एक नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी, और काजीरंगा और असम, तो काजीरंगा और मानस तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये मैंने चार बता दिए, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा और नामेरी भी याद रखिएगा। ओरांग भी है, ओरांग नेशनल पार्क, ये भी असम में ही है, ठीक है। चलिए अच्छा पश्चिम बंगाल में आपको याद है ना, एक तो सुंदरवन है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और एक बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। बुक्सा टाइगर रिजर्व पूछा जाता है कहाँ पर है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है, कौन सी नदी, पिंडर नदी, बताइए, सोच समझ करके आंसर दीजिए। देखिए पिंडर नदी जो है ये कहाँ पर मिलती है, बताइए। तो पिंडर नदी जो है ये मिलती है कर्णप्रयाग में, कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए विष्णुप्रयाग दिया गया, विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा और धौली गंगा नदी, ठीक है ना, अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा तो यहाँ पर दिया गया है, धौली गंगा मैं लिख देता हूँ, धौली गंगा, ठीक है ना, धौली गंगा, याद रखिएगा, ये विष्णुप्रयाग में मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए रुद्रप्रयाग दिया गया है, तो रुद्रप्रयाग में आपको पता है अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा दे रखा है, मंदाकिनी, मंदाकिनी ये यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। कर्णप्रयाग हो गया, पिंडर नदी और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग दिया गया है, तो देवप्रयाग में आपको पता है अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। तो यहाँ से देखिए चार प्रश्न मैंने आपको कराया है, पूरा डिटेल में हम यहाँ पर कवर करेंगे और आपके एग्जाम तक सेशन आपको उपलब्ध करवाते चलेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। बाइनरी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम अंग्रेजी में कहेंगे, ठीक है ना, हिंदी में इसको द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो अंक ही होते हैं, एक 0 होता है और एक खुद 1 होगा, तो 0 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर 0 1 दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यही बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चीनी के अल्कोहल, देखिए चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन, इसको किण्वन कहा जाता है, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, किण्वन की खोज किसने किया था, तो किण्वन की खोज किया था किसने, याद रखिएगा, लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था किण्वन की खोज, लुई पास्चर ने किया था। यह भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है, मनरेगा के तहत। अच्छा मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है, पहले ये बता दीजिए। तो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी है, ठीक है ना, 100 डेज के मनरेगा के अंतर्गत। अच्छा मनरेगा योजना के अंतर्गत किस अधिकार की गारंटी है, तो काम के अधिकार की, हो गया ना, इतने डिटेल मैंने आपको बताया, 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, तो काम का अधिकार के अंतर्गत है ये मनरेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है। आज भी ये प्रश्न इसी तरह का सेम एज इट इज है, आज के संदर्भ में भी ये आपका तर्कसंगत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के वर्तमान महासचिव जो हैं ये एंटोनियो गुटेरस हैं, और ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है ना, एंटोनियो गुटेरस याद रखिएगा, ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं फ्रेंड्स, ये पुर्तगाल के हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है, इसमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। चलिए बताइए, ध्यान से देखिए और आंसर कमेंट करिए कि इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। चलिए फटाफट बताइए। देखिए कुतुब मीनार दिल्ली में है, बिल्कुल कुतुब मीनार के बारे में आपको पता होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए अग्रसेन की बावड़ी है और लाल किला दिल्ली में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचमहल जो है, पंचमहल ये दिल्ली में नहीं है। पंचमहल कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। तो पूछा गया कि दिल्ली में कौन सा इसमें से नहीं है, तो दिल्ली में पंचमहल नहीं है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया था। क्योंकि ये पहले लोकपाल थे ना, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है, ये पीसी घोष थे, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष थे। लेकिन अब जो है लोकपाल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। पीसी घोष बहुत पहले ही पदच्युत हो गए थे, लेकिन
2 साल के बाद फाइनली इस साल जो है नया लोकपाल चुना गया है, लोकपाल के अध्यक्ष को चुना गया है और इनका नाम है, क्या नाम है इनका, तो अजय माणिकराव खानविलकर। यहाँ मैं लिख देता हूँ पूरा नाम इनका, अजय माणिकराव, याद रखिएगा खानविलकर, ये 9 है खानविलकर, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये लोकपाल के नए अध्यक्ष हैं अजय माणिकराव खानविलकर, पूरा नाम इनका है अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। स्तनधारी, ठीक है ना, मैमेलिया से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है, चलिए बताइए, आंसर कमेंट करिए। देखिए सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, ये करेक्ट दिया गया है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। इनके हृदय 3 प्रकोष्ठ के होते हैं, नहीं इनके हृदय 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 कक्षीय इनका हृदय होता है, स्तनधारी का हृदय 4 कक्षीय होता है, तो यही वाला गलत दिया गया है। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, बिल्कुल कुछ स्तनधारी जो है केवल दूध ही नहीं पिलाते हैं बल्कि अंडे भी देते हैं। और इन स्तनधारियों का नाम क्या है, अंडा देने वाले जो स्तनधारी इनका नाम है डक बिल प्लेटिपस। यहाँ मैं लिखता हूँ डक बिल, आपको याद होगा ना डक बिल, या केवल आप प्लेटिपस भी याद रखिएगा तो चलेगा, डक बिल प्लेटिपस, ठीक है ना। और एक और जीव है इसका नाम एक्डीना है, एक्डीना। तो अंडा देने वाला स्तनधारी याद रखिएगा प्लेटिपस या डक बिल प्लेटिपस याद रखिए, और एक्डीना, एक और डीना, ठीक है ना। तो ये अंडा देने वाला स्तनधारी, तो कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें इनके हृदय 3 प्रकोष्ठ होते हैं, नहीं स्तनधारियों के हृदय 4 प्रकोष्ठ होते हैं, तो ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है ना। बाकी सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, राजकुमारी दिया गया है, ठीक है ना। तो ये राजकुमारी कहाँ की थी, तो ये थी मेड़ता की, ठीक है ना। इनका पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम रतन सिंह था, और रतन सिंह की या इकलौती पुत्री थी, रतन सिंह मेड़ता के थे। और इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के शासक, इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के शासक राणा संगा के बड़े पुत्र से, ठीक है ना, राणा संगा के पुत्र से हुआ था। तो यहाँ पर राजकुमारी पूछा गया, तो राजकुमारी तो ये मेड़ता की थी, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो फ्रेंड्स देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने। अच्छा इनकी एक पुस्तक भी है गुलामगिरी, गुलामगिरी पूछा जाएगा कि किनकी पुस्तक है गुलामगिरी, तो याद रखिएगा गुलामगिरी जो है ये इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है ना। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए दवाओं को क्या कहा जाता है। जो आपके रोगजनक सूक्ष्मजीव हैं उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो ये दवा सिंपल सा बात है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, आपको भी याद है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे प्रतिजैविक जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स 6 अगस्त 1952 को, याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, 1952 को जो है आपका जो एनडीसी है राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन हुआ था, ठीक है ना, 6 अगस्त 1952 को। और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एनडीसी के बारे में जैसे मैंने बताया है कि 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं। और के संथानम इनका नाम जरूर याद रखिएगा, के संथानम जो थे इन्होंने ये जो एनडीसी है राष्ट्रीय विकास परिषद है इसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था। इन्होंने इसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था। अगर पूछा जाए कि एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिया था, तो के संथानम, ये साथ साथ आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न आ गया, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे, ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व भर में ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर के दिन, ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है पूछा गया है कि इनमें से किस वर्ष किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ठीक है। तो देखिए पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, बताइए, सेम क्वेश्चन है। अगर पूछा गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, या पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा एक तो नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में आप जानते होंगे कि नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ना, इसकी स्थापना आपका 1982 में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना, ठीक है ना। शिवरामन समिति है एक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शिवरामन समिति, शिवरामन कमेटी या शिवरामन समिति, ठीक है ना, शिवरामन समिति, इसी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। चलिए इनमें से देखिए किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते के दौरान हो गई थी, चौगान खेलने के दौरान हो गई थी, बताइए चौगान खेलने के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स चौगान खेलने के दौरान ये मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है ना। किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, याद रखिएगा 1210 ईस्वी में जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफना दिया गया था, कहाँ पर, लाहौर में दफना दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब सेम क्वेश्चन इस साल भी बन सकता है, क्योंकि 2024 में ही 2 लोगों को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। यहां मैं लिख देता हूं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये नाम याद रखिएगा। 2024 में इनको जो है आपको इन दोनों को मतलब नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, उप चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है, ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये राजीव कुमार है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उस समय जब ये क्वेश्चन था उस समय उमेश सिन्हा को ये चुना गया था। ठीक है, चलिए अभी ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये वेब ब्राउजर जो था इसका नाम क्या है? इस वेब ब्राउजर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है मोज़ेक। ठीक है ना, मोज़ेक, ध्यान रखिएगा। मोज़ेक राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के चौथे महासचिव कर्ट वर्ल्डहैम, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है कर्ट वर्ल्डहैम। ठीक है ना, कर्ट वर्ल्डहैम जो है ये किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? ये यूएन के चौथे महासचिव, वर्तमान में अभी बताया था एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं, लेकिन चौथे जो यूएन के महासचिव हैं उनका नाम था, मतलब उनका नाम है कर्ट वर्ल्डहैम, और ये किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूएन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? अब आपको 2024 वाला याद रखना है। ठीक है ना, 2024 वाला याद रखिएगा कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। अभी सितंबर 2024 आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। यहां मैं लिखता हूं कौन है? एंथनी अल्बानीज। ठीक है ना, एंथनी अल्बानीज अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा अभी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कि नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? नरौरा, तो शायद ये पहले भी आपको मिल चुका है। प्रश्न जो है कई शिफ्ट में रिपीट भी होते हैं, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने देखा है। ठीक है, तो नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, काकरापार याद रखिए, काकरापार गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए करंट का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, कितना पुराना? वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध, यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? 2009 का प्रश्न पूछ लिया गया है। तो देखिए ये स्वीडन के साथ किया था। ठीक है ना, देखिए कितना पुराना प्रश्न पूछ लिया है, 2021 का ये पेपर है और 2009 से प्रश्न पूछ लिया है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है, मतलब 2019 का करंट है। मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? तो उसका नाम रखा गया था स्वागत। उसका नाम रखा गया था स्वागत। ठीक है ना, चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो स्वागत इसका नाम था। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं जो हो सकता है एक साल पुराने भी पूछ लिए जाएं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विच जजमेंट लेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा इसमें से जो है आपका जजमेंट है जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को, जो संविधान का जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लेड करता है? तो ये आपको पता है कि 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। ठीक है ना, 1973 के केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य मामला था उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है उन्होंने पहली बार फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह संविधान की मूल संरचना को बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है। अच्छा मैं इसका स्थापना बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना जो हुआ था यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर आप कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, इसी तरह से कंटिन्यू मैं आपको सेशन उपलब्ध आपके एग्जाम तक करवाते रहूंगा, और इसको फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज। पॉइंट समझना है बेटा, तुम खड़ी क्यों हो क्लास में? सीट नहीं मिल रही, आगे आ जाओ, थर्ड लाइन में आ जाओ, थर्ड लाइन में बैठा लो बेटा इसको। फिर तेरी बहन को जब कोई कहेगा यहाँ आके बैठ जा, फिर अच्छा लगेगा? थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए ना। बैठ जाओ बेटा। चलो अपने देखो, अपने व्यवहार को ऐसा रखो जैसा तुम दूसरे के साथ करो, तुम्हारी बहन के साथ वही होगा। यहाँ नहीं, जहां वो कॉलेज में जाएगी वहां होगा, बस में होगा, ऑटो में होगा। समाज सबसे मिलके बनता है। तुम घटिया हो ना किसी के लिए, तो तुम्हारी बहन के लिए 100% कोई ना कोई घटिया। भगवान जो है कर्मा रिटर्न्स बैक है, ये सीधी थ्योरी है ये, और ये मैं अपने लिए भी मानती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी मानती हूँ। मैं जैसा कर रही हूँ ऐसा ही मेरे साथ होगा, या मेरे घर वालों के साथ। तुम जैसा कर रहे हो ऐसा तुम्हारे भाई बहनों के साथ होगा ही होगा। हम किसी भी बेटी के साथ गलत करेंगे ना, तो अपने आप को इसके लिए तैयार रखना कि मेरी बहन भी पढ़ने निकलेगी। आज छोटी है तो कल निकलेगी। चाचा की बेटी, मामा की बेटी, ऐसा नहीं कोई घर में रिश्ते ही ना हो, माँ भी तो होगी। जैसा तुम कर रहे हो ऐसा तुम्हारी माँ के साथ जरूर घटित हुआ होगा। अब तुम कर रहे हो, बड़े अच्छे कई एड्स हैं, उसमें एक जवान लड़का ना सीटी बजा रहा होता है, तो उसकी माँ, देखा तुम लोगों ने वो, उसकी माँ कहती है बेटा मत कर। तुम्हारी उम्र का था वो लड़का, उसकी माँ लगा लो मेरी एज की मुझसे 2-4 साल बड़ी होगी, क्योंकि जो बच्चे 20 के हैं उनके माँ 40-45, उनकी माँ 45 साल तक की होती हैं। तो लगातार सीटियां बजा रहा है, उसकी माँ उसको कहती है बेटा मत कर, वो इरिटेट हो जाती है। तो फील करता है कि मेरी माँ ऐसा क्यों, मतलब क्यों चिढ़ रही है सीटी बजाने से, घर में बैठ के बजा रहा था सीटी। तो उसकी माँ को याद आता है कि जब मैं रोज बस स्टॉप पे जाती हूँ, 45 साल की अधेड़ उम्र की एक औरत, एक घटिया लड़का, मतलब ऐसे नहीं होते बिल्कुल ही घटिया जिनकी परवरिश हो, वो रोज उसको परेशान करता है, उस 45 साल की औरत को। तो उसको फिर फील होता है कि ये मेरा बेटा जो हरकत कर रहा है ये उस लड़के से मेल खाती है। बहुत अच्छा ऐड है, उसका एसेंस बहुत अच्छा निकल के आता है कि एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ जवान लड़कियों का नहीं होता। आप गलत कर रहे हो ना, कोई आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ कहीं ना कहीं कोई गलत करेगा फिर। इसलिए समाज को अच्छा बनाओ, क्लास को ऐसा बनाओ, कोई लड़की वहां से अगर आ रही है और तुम कह रहे हो यहाँ आ जा, तो ये ठीक है, ये अपने आप सोच के देखो, ये हमारी परवरिश को भी दिखाता है
है कि हमारी परवरिश कैसी माँ ने की है। अपनी बेटियों को जितने हम संस्कार देते हैं ना, उससे ज्यादा बेटों को देने चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले लड़के ही तो है ना, किसी के प्रति गलत कमेंट करने वाले। ये ठीक नहीं होता। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहे। तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के बैठ जाओ। तुम कोई वो छिछोरे 70-80 के दशक के लड़के थोड़ी ना हो, पढ़े लिखे 21वीं 22वीं सदी के लड़के बैठे हो। तुम कोई बच्चे नहीं हो। अब अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाओ, क्योंकि जब गलत बात बोलो ना तो ये सोच के बोलना कि मेरे घर में जो औरत है ना उसको ये सहना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तुम ही लोगों ने समाज बना रखा है, इसको घटिया बना लो चाहे अच्छा बनाओगे तो पूरा समाज अच्छा बन जाएगा। घटिया बनाओगे तो तुम्हारी माँ को भी वो 100% सुनना पड़ता होगा, क्योंकि ये कर्म है, ये किसी को नहीं छोड़ते। तुम सबको चार दीवारी में नहीं रख पाओगे। तुम्हारी माँ को भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो मार्केट सब्जी लेने जाती हो, गाँव में रहते हो तो गली में तो निकलती है ना, उसको भी सुनना पड़ता होगा, क्योंकि समाज बनाने वाले तुम ही लोग हो। तो ये ध्यान रखो सबको कि भाई किसी को हमारे किसी भी कमेंट से बुरा ना लगे, और इनको अलग मत समझो। जैसी तुम्हारी बहनें ऐसी ही ये हैं। पसंद आना कोई अलग बात होती है, पर व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तुम्हारी परवरिश अच्छी माने की है, कम से कम ये दिखा के चलना। चलो ये टॉपिक